आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने बिस्मार्क की बात की थी। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था। और आज हम बात करेंगे माजीनी की, ग्युसेप्पा माजीनी। ग्युसेप्पा माजीनी ने, या मजीनी अगर हम इनको बोलें, तो इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में एक बहुत ही अहम किरदार निभाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इनका। तो इटली के यूनिफिकेशन को भी हम जानेंगे। तीन लोगों ने कमाल का काम किया। इनफैक्ट ये लीडर्स थे, लोग तो नहीं बोलेंगे, लोग ही थे, लेकिन लीडर्स बोलना सही रहेगा, रिस्पेक्ट देनी है ना। इसमें थे एक तो कैवूर, दूसरे माजीनी, और तीसरे गैरीबल्डी। हार्ट, सोल एंड ब्रेन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। माजीनी ने लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया, बड़े पढ़े लिखे थे, लोगों को यूनाइट किया, राष्ट्रवाद की भावना फैलाई। गैरीबल्डी ने यूनाइट किया। गैरीबल्डी जनरल थे, उन्होंने सेना का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, और काउंट कैवूर ने स्ट्रैटेजी बनाई। तो इसीलिए हार्ट, ब्रेन, सोल इनको बोला जाता है। और आज जो आप इटली देख रहे हैं वो इन्हीं की ही बदौलत है। हर देश का यूनिफिकेशन हुआ है। हमारा ये जो 2000 सालों का इतिहास है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, ट्विस्टेड है। पूरी दुनिया में साम्राज्य बने, सबसे पहले तो सभ्यताएं आई, फिर साम्राज्य बने, साम्राज्य से देश बने, और इन देशों को यूनाइट किया गया। तो जिन्होंने यूनाइट किया गया उनका नाम अमर हो गया। तो आज हम इटली के यूनिफिकेशन की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैरीबल्डी की भी बायोग्राफी मैं जरूर लाऊंगा। सिरन्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने एक बेहतरीन किताब लिखी है दोस्तों, फेलियर टू ट्रायम्फ, जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हमने स्टडी आईक्यू का ऐप लॉन्च किया है, और इसमें आपको सर के करंट अफेयर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए प्रति माह पे मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज इसमें माइक्रो कोर्सेज कवर किए हैं, जिसमें एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड का कोर्स है। उसमें मैंने रोमन एम्पायर की बात की है। अब रोमन एम्पायर को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं इटली के यूनिफिकेशन की। तो आप रोमन एम्पायर के लेक्चर को जरूर देखिएगा। हालांकि इसमें भी मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मैंने अच्छे से बताया है। और यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है दोस्तों, आप इसको ले सकते हैं, ईएमआई पे अवेलेबल है। मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो इटालियन यूनिफिकेशन है क्या? देखिए, इटालियन यूनिफिकेशन की बात करें तो ये 1848 से लेकर 1871 तक चला। 1848 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इटली। ये रेवोल्यूशन 1848 में इटली में बहुत सारी क्रांति आई, फेल हो गई। लेकिन भैया, क्रांति तो फेल हो गई, लेकिन लोगों को कैसे संभालोगे? लोगों ने तो क्रांति का स्वाद चख लिया है। फिर 1859 में सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, और इटली ने अपने आप को यूनिफाई कर दिया 1861 आते आते, और 1871 में पूरा इटली एक हो गया। ठीक है। और 1871 में जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हुआ। पैरेलली अब देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है। ये 18th और 19th सेंचुरी, ये सब कुछ इसने बदल के रख दिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये सब कहां से शुरू हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इटली के यूनिफिकेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन इस पे सेपरेट लेक्चर है, स्टडी आईक्यू के पे है पूरा सेपरेट लेक्चर, 1 घंटे का सेशन है। महिपाल सर ने इसको कवर किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इटली के यूनिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, वरना फिर आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, माजीनी का रोल नहीं समझ में आएगा। तो इटली का जो यूनिफिकेशन है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, ऐसा है, अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें, तो मैंने बताया ना रोमन एम्पायर का लेक्चर है, आप देखिएगा। अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें तो आज जो आप पूरा यूरोप देख रहे हैं ना, रोमन एम्पायर जो है वो 27 बीसी के आसपास शुरू हुआ। ठीक है। ऑक्टेवियन सीजर, जो कि जूलियस सीजर के भांजे थे, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। जूलियस सीजर की बायोग्राफी मैंने कवर की है। उन्होंने ऑगस्टस का टाइटल लिया, रोमन एम्पायर बनाया, पूरे यूरोप को कंट्रोल करते थे। रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था। अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका भी उनके कब्जे में था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि रोम का जो वेस्ट पार्ट था, जो रोमन एम्पायर का वेस्ट पार्ट, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो रोमन एम्पायर का जो वेस्ट पार्ट था, ठीक है, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे रेड होती थी। ईस्ट पार्ट बचा, जिसको बाइजेंटीन एम्पायर बोला गया, जो कि 13th-14th सेंचुरी तक चला, 1000 सालों तक चला, और अल्टीमेटली ऑटोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को हराया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इटली जो है, ठीक है, अब पूरा यूरोप जो है वो ऑटोमन कंट्रोल करता था, मतलब यूरोप के ज्यादातर पार्ट। ठीक है। तो अब
हुआ क्या उसके बाद कि इटली जो है, अगर हम मेन इटली की बात करें, यही से ही बेसिकली रोमन एम्पायर शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इटली जो है वो छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया, ठीक है। अब छोटे छोटे किंगडम्स को आप देख लीजिए, ये 1815 तक है इटली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें है पिडमोंट सार्डिनिया, ये पिडमोंट का किंगडम है और ये सार्डिनिया का किंगडम है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजा रूल करता था। बाकी तो यहां पे कमांडर्स थे, लेकिन ये वाला जो किंगडम है ये राजा रूल करता था। रुकिए मैं फिर से बता देता हूं, ये पिडमोंट और सार्डिनिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये लोमार्डी है, फिर ये वेनिस है, आई एम सॉरी, फिर ये पार्मा है, टस्कैनी है, ये पेपल स्टेट है, मतलब ये पोप के अंदर है, ठीक है। पेपल मतलब पोप की अथॉरिटी, और बाकी ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, हालांकि ये टुकड़ों में बटा था, लेकिन हुआ क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया 1789 में, उसके बाद आता है नेपोलियन। और नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने जब यूरोप को जीतना शुरू किया, फ्रांस उसने अपना सेंटर बनाया, और उसके बाद यूरोप को उसने जीतना शुरू किया, बहुत सारे उसने स्टेट्स को जीता। तो जैसा उसने जर्मनी में किया था, 300 से 40 तक उसने रिड्यूस कर दिया था, वैसा ही उसने इटली में भी किया। इटली में इतने जो ये आप देख रहे हैं कि 10 से 11 ये जो छोटे छोटे किंगडम्स है, इसको इसने 4 किंगडम्स में बांट दिया, बहुत ही कंसाइज कर दिया एम्पायर को, ताकि रूल करने में आसानी रहे। समझ रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब नेपोलियन ने यह किया, 1815 में नेपोलियन हार गया, तो भैया वियना कांग्रेस हुई। अब जब वियना कांग्रेस हुई तो उसमें जर्मनी का भी फ्यूचर तय हुआ और इटली का भी फ्यूचर तय हुआ। तो जो भी नेपोलियन ने किया उसको बदलने की पूरी कोशिश की गई, और अल्टीमेटली दोस्तों 1815 में हम देखते हैं, ठीक है, मेनली 4 किंगडम में बांटा। तो ये आप देख लीजिए, इटली बाय 1829, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये टोटल, ये पहले जो जब नेपोलियन ने जीता तो उसको कम किया, और अल्टीमेटली वियना कांग्रेस में इसको 4 बड़े किंगडम में बांट दिया। अब उसमें क्या क्या था, इसमें था ये पीडमोंट और सार्डिनिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपको पेपल स्टेट को छोड़ के ये ऑस्ट्रिया के पास था। ऑस्ट्रिया उस समय बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑस्ट्रिया और हैसबर्ग ये दोनों इसको रूल करते थे, मिलकर रूल करते थे, जो हैसबर्ग डायनेस्टी थी, और ऑस्ट्रिया का दबदबा रहता था। और बाकी ये वाला जो सेंट्रल किंगडम है ये था पोप के अंडर में, और उसके बाद ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो ये 4 किंगडम थे, ठीक है। तो 1829 में आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ नजारा था। अब उसके बाद ये देखेंगे कि ये 1847 में मतलब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। 1829 फिर 1847 और 1859, आसानी से इसको पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1858 से लेकर 1870 तक ये 4 स्टेट को भी खत्म कर दिया, और 1871 आते आते इस पूरे इटली को यूनाइट कर दिया गया। समझ रहे हैं। तो ये कुल मिला के कहानी रही है कि इटली का यूनिफिकेशन कैसा हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 1848 का रेवोल्यूशन, 1848 के रेवोल्यूशन में वो फेल हो गया था। फर्स्ट वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस फेल हो गया, लेकिन लोगों के मन में नेशनलिज्म जाग गया। उसके बाद दोस्तों 1858 में हम देखते हैं कि सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है, और यहीं से ही इटली का फर्स्ट फेज यूनिफिकेशन का शुरू हो जाता है, जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ, भैया ये अभी मैंने आपको बताया ना, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के पास था, और इसी को ही तो इसको ही हराने में पसीने छूट गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया ताकतवर एम्पायर था। तो यहां पे ये जो पीडमोंट और सार्डिनिया का इलाका है, इसमें राजा रूल कर रहा था विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है, और उनके मिनिस्टर थे काउंट कैवूर। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने बकायदा मिलिट्री भेजी, फ्रांस ने हेल्प की, फ्रांस की हेल्प से यहां पे ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये 1858 में इटली के कब्जे में आ गया। 1868 में फिर हम ये देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया, ठीक है, ये जो नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये टस्कैनी, इन सबको टस्कैनी, मेपल, सिसिली, इन सबको फिर इंटीग्रेट किया। और 1871 आते आते दोस्तों रोम को सेंटर बनाया, रोम को कैपिटल बनाया, और ये पूरा इटली एक हो गया। ये चीज आप समझे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इस तरीके का देख लीजिए दोस्तों, ये कलर कोडिंग और ईयर भी दिए हुए हैं। ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन शॉर्ट। अब इसका सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है, आप देखिएगा। अब हम आते हैं मजीनी पे। अब मजीनी ने क्या किया, मजीनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस यूनिफिकेशन में, ठीक है। वैसे तो मजीनी हिस्टोरियन और नॉवेलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन बन गए पॉलिटिकल लीडर। अगर मजीनी की बात करें, 22 जून 1805 में मजीनी का जन्म हुआ,
और इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे, क्योंकि उस समय मैंने बताया जब इनका जन्म हुआ था तो नेपोलियन का दबदबा, और नेपोलियन ने तो बैंड बजा दी थी। ठीक है, नेपोलियन एक सिरे से उसने शुरू किया और सब कुछ जीता गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस दुनिया में कुछ लैंडमार्क इवेंट्स हुए हैं, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एक है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में चेंज आ गया। वो ऐसा था, उसमें लोगों के पास ताकत आ गई, तो लोगों को यह एहसास हो गया कि हम बड़े बड़े सत्ता को ढहा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में नाकामयाब रहा। 10 साल में ही वो रेवोल्यूशन पूरा बर्बाद हो गया। और इधर नेपोलियन जो है वो डिक्टेटर तो नहीं, मतलब राजा बन गए, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी लाने के लिए था, डेमोक्रेसी तो आई नहीं, लेकिन लोगों को यह पता चल गया था कि हम क्रांति ला सकते हैं देशों में। राष्ट्रवाद की भावना फिर लोगों में जग गई थी। और राष्ट्रवाद की भावना का एक और बहुत बड़ा कारण था नेपोलियन ने जो अटैक किया था। नेपोलियन जहां पर अटैक करता था बहुत ब्रूटल अटैक होता था। नेपोलियन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, देखिएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। अब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मजीनी की बात करें 1831 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यंग इटली के नाम से, और बाद में इसी को एक्शन पार्टी बोला गया 1848 से लेकर 1867 तक, मतलब एक्शन पार्टी भी इन्होंने बनाई। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनका जन्म होता है। इनके पिताजी जो थे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब इनके पिताजी प्रोफेसर, तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक, शुरू से ही बहुत ज्यादा पढ़ते थे। मैंने बताया ना, हिस्टोरियन बनना चाहते थे, ये नॉवेल लिखना चाहते थे। ठीक है, और बाकायदा इन्होंने पेपर्स भी छापे, कुछ पेपर्स ने काम भी किया, लेख भी लिखे, एस्से भी लिखा इन्होंने, ताकि लोग उस समय जाग जाएं। शुरू से ही माजिनी पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। देखिए एक चीज आप याद रखिए, इफ यू वांट टू बी द लीडर, अगर आपको वाकई में सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी इंसान को तभी काउंटर कर सकते हैं, उसको गलत साबित, वैसे तो किसी को गलत साबित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत है तो गलत साबित करो, तो उसको आप अपने आर्ग्यूमेंट से ही गलत साबित कर सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट डिपेंड करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पढ़ा इन्होंने, प्लेटो को पढ़ा इन्होंने, लॉर्ड ब्रियन को पढ़ा इन्होंने, सेंट साइमन को पढ़ा इन्होंने, ढेर सारे लोगों को पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंच, मतलब जो नेपोलियन का जो रूल था वो भी बड़ा ब्रूटल था। फिर उसके बाद इटली भी बहुत, यहां पे इटली को भी डिवाइड कर दिया था। तो एक डिवाइडेड नेशन किसी को भी पसंद नहीं आता। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना वैसे ही जाग गई थी। ऊपर से इटली तो सेंटर था भैया। रिनेसा जो मूवमेंट है, ठीक है, पूरा रिवाइवल मूवमेंट, रिनेसा मूवमेंट, बड़े बड़े फिलोसफर्स आए और उन्होंने लोगों की चेतना को जगाया कि भैया सवाल पूछो, और उसमें माजिनी ने बहुत जबरदस्त काम किया। ठीक है, 14 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी गए, ये लॉयर बन गए 1826 आते आते। अब इतने जबरदस्त थे ये, सिर्फ और सिर्फ इनकी 21 साल की उम्र थी, गरीबों के लिए ये काम करते थे। इनको पुअर मैंस लॉयर बोला जाता था, ये गरीबों के लिए काम करते थे। लेकिन फिर इनको पता चला कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं, लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो लोगों को जगाओ, इनकी चेतना को जगाओ। इसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर में काम किया, बहुत सारे काम किए। लॉयर छोड़ा उन्होंने, अपनी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ी, फिर न्यूज़पेपर में काम करना शुरू किया कि अगर मैं लोगों से कनेक्ट कर सकता हूं तो न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया है। अब उस समय मीडिया नहीं था, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मीडिया बायस्ड है तो पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया, और इतना बढ़िया लिखते थे, इतना बढ़िया लिखते थे कि लोग इनको हाथों हाथ लेने लगे, लोग इनकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस होने लगे, और लोगों को लगा कि हाँ ये सही लिख रहे हैं। तो उसके बाद इस पेपर को जब अथॉरिटीज को पता चला तो इनके पेपर्स को खत्म कर दिया, बंद कर दिया कि ये तो लोगों को जगा देगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मजीनी की ट्रैवलिंग शुरू होती है, और जहां जहां ये गए लोगों को जगाते रहे। एक सीक्रेट सोसाइटी, माजीनी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इन्होंने बहुत छोटी छोटी सोसाइटी बना दी थी। यंग इटली से इंफ्लुएंस होके पूरे यूरोप में छोटी छोटी सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बन गई थी। और ये चाहते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे ना लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, यही सोसाइटी चाहती थी कि पहले तो इटली को यूनाइट करो, डेमोक्रेसी लाओ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी हमको चाहिए। उस समय जो चारकोल वर्कर्स थी, बहुत बुरी हालत थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना तो कुछ चलेगा नहीं। तो जो चारकोल वर्कर थे उनकी बहुत बुरी हालत थी। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कार्बोनारी।
ठीक है, ये भी एक सीक्रेट एसोसिएशन थी, माजिन इसके भी मेंबर बन गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम 1831 में शुरू हुआ। 1831 में इनका रियल पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। समझ रहे हैं? अब रियल पॉलिटिकल करियर से क्या मतलब है? 1827 के बाद इनको गिरफ्तार किया जाने लगा। 2-3 बार इनको गिरफ्तार किया, जेल में रखा, छोड़ा, फिर इनको गिरफ्तार किया, फिर जेल में रखा। 1831 में उसके बाद ये एग्जाइल में चले गए, ठीक है, ये अंडरग्राउंड हो गए, है ना, और स्विट्जरलैंड चले गए। कई बार स्विट्जरलैंड गए थे, यूरोप घूमते रहते थे, क्योंकि इनको पता था इटली मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये अथॉरिटीज की नजर में थे। भैया इनको पकड़ के जेल में डाल देते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये तो इनका पॉलिटिकल पूरा करियर था, और उसके बाद लोगों को बताते रहते थे कि हमको यूनाइट होना पड़ेगा। अब मजीनी को यह समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, और तभी यंग इटली 1831 में यंग इटली का जन्म होता है। यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ओपन में तो आ नहीं सकते थे ना, मार दिए जाते सब। तो यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी थी, और जैसे ही यंग इटली को बनाया दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, स्पेशली स्टूडेंट्स जो 18-19 साल के लोग थे, ठीक है, उन्होंने इस यंग इटली को ज्वाइन किया। और उसके बाद इसकी देखा देखी, यंग इटली की देखा देखी, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। यंग पोलैंड, यंग जर्मनी, यंग यूरोप, यंग स्विट्जरलैंड। समझ रहे हैं? तो इस तरीके के 1834 आते आते ऑर्गेनाइजेशन बन गई। 1833 में दोस्तों ऐसा है कि इनकी 1833 आते आते सिर्फ 2 साल में 60,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया यंग इटली को। और 1833 आते आते इसकी ब्रांचेस फैल गई। यही तो चाहते थे मजीनी, यही चाहते थे मजीनी, चाहते थे कि ये ब्रांचेस फैल जाएं और ये सेंटर होंगी, क्योंकि हमको इटली को यूनाइट करना, उसके लिए रोम पे कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि जो यंग यूरोप, यंग इटली को तो पैसा आता था, लेकिन इसकी देखा देखी यंग यूरोप 1834 में बना था। ठीक है, अब यंग यूरोप में जो रिफ्यूजीज आते थे पोलैंड जर्मनी से, वो यंग यूरोप को और यंग इटली को भी ज्वाइन करते थे। पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी ना, सीक्रेट सोसाइटी, तो पैसे की तंगी रहती थी। ठीक है, और हां, यंग इटली का एक ही गोल था कि इटली को यूनाइट करो। लोगों की बात करते थे ये लोग, गॉड एंड द पीपल की बात करते थे। एक ग्रुप का मोटो था गॉड एंड द पीपल, भगवान और लोग। हमको इंडिपेंडेंट फ्री रिपब्लिक चाहिए, जो इटली की अगर हम बात करें। और 1833 में दोस्तों बहुत सारे रिबेलियन भी हुए। कुछ वक्त तक तो इन्होंने रोम पे कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर फोर्सेज आई, इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया, जेल से बाहर आए, फिर ये चले गए पेरिस। जब भी इनको जेल में डाला जाता था, ये बाहर आते थे, ये चले जाते थे। इनको पता था कि अगर मैं यहां पे रहूंगा तो मार दिया जाऊंगा। फिर वापस आए, फिर इनको जेल में डाल दिया गया। तो ये 1848 तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, लेकिन 1834 से लेकर 1848 तक दोस्तों ये एग्जाइल में ही रहे ज्यादातर। कभी लंदन जाते थे, लंदन में इन्होंने बहुत सारे काम किए। जब ये लंदन में एग्जाइल में रहे तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। लंदन जाते थे, पोलैंड जाते थे, कभी स्विट्जरलैंड में काफी वक्त इन्होंने बिताया, और वहां से ही ये काम को चलाते थे, लिखते थे, लोगों को बताते थे। अब 1848 आता है दोस्तों, 1848, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट। यहां पे रेवोल्यूशन से शुरू हो गए, इटली का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। ठीक है, और दोस्तों एक मतलब बहुत ही कम वक्त के अंदर अंदर 6-7 महीने में रोम को इन्होंने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने बकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनाई। गैरीबाल्डी जो है, गैरीबाल्डी की इररेगुलर फोर्स ने ज्वाइन किया। ठीक है, और यहां पे जो पीडमोंट सार्डिनिया के मतलब ये जो राजा थे विक्टर इमैनुअल, ये तो बोल ही रहे थे कि इटली को यूनिफाई करो। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो दोस्तों, ऑस्ट्रिया का तो कब्जा है ना एक तरीके से, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ऑस्ट्रिया के अंडर में है, तो आप कैसे यूनिफाई करेंगे? ऊपर से जो लीडर्स हैं, एक्चुअली में अगर हम देखें तो देखिए यहां पे जो यूनिफिकेशन है वो ये वाला एरिया चाहता था। पीडमेंट और सार्डिनिया इन्हीं के ही बस की थी, बाकी ये सब नहीं चाहते थे। पेपल्स तो चाहेंगे नहीं, पोप थोड़ी ना चाहेंगे, वो तो चाहेंगे हमारी अथॉरिटी। ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में, बाकी ये भी नहीं, ये भी कमांडर्स के कब्जे में। तो पीडमोंट सार्डिनिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 1849 आते आते इन्होंने रोम को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। कुछ टाइम तक इन्होंने रोम को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर यहां पे फोर्सेस भेजी गई बाकायदा, और जब ये फोर्सेस भेजी गई, ठीक है, तब इनको भागना पड़ा। ये फोर्सेस भेजी थी फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने क्यों भेजी थी? क्योंकि फ्रांस जो है वो पोप को सपोर्ट करता था। ठीक है,
अब फ्रांस जो है वो पोप को सपोर्ट करता था, भैया कैथोलिज्म फ्रांस में बहुत ज्यादा था। फ्रांस के जो राजा थे उनको पोप की जरूरत पड़ती थी, तो जहां जहां पेपल अथॉरिटी थी वहां वहां फ्रांस था ही, मतलब फ्रांस का दबदबा मतलब फ्रांस की बैकिंग रहती थी। तो अब इटली को यूनाइट करने का मतलब है जो पेपल स्टेट है उनको भी अपने कब्जे में लो, तो ये पोप चाहेंगे नहीं, तो पोप ने फ्रांस से मदद मांगी, फ्रेंच ट्रूप्स आए और ये जो रिबेलियन था, ये रेवोल्यूशन था, ये फेल हो गया। लेकिन इसने लोगों को यह बता दिया कि अब इटली को यूनिफाई कर सकते हैं, ठीक है। माजीनी को फिर मार्सेल के लिए भागना पड़ा, वहां पे और लोगों से मिलेगी और लोगों ने इनको ज्वाइन किया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आता है दोस्तों 1859 में। 1848 से लेकर 1859 तक माजीनी ने बहुत कुछ लिखा, एपोस्टल्स ऑफ द पीपल इन्होंने पब्लिश किए, एक्शन पार्टी इन्होंने बनाई और एक्शन पार्टी के ये सदस्य रहे। और ये पार्टी जो थी ये भी पार्टी यूनिफिकेशन के लिए ही काम कर रही थी। 1859 में दोस्तों अगेन इसमें एक और चीज हुई थी दोस्तों, 1859 से पहले हुआ क्या था कि क्रीमियन वॉर हो गया। अब जब क्रीमियन वॉर हो गया तो यहां पे बहुत ही चालाकी से काउंट कैवूर ने सपोर्ट किया ब्रिटेन और फ्रांस को। हो गया काम खत्म। 1853 से लेकर 1856 तक क्रीमियन वॉर चला। रशिया और इधर फ्रांस, ब्रिटेन और ऑटोमन के बीच में वॉर हुई, मतलब एक साइड था रशिया वर्सेस ऑटोमन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों एक साइड थे, ये रशिया था। देखिए यूरोप में एक चीज आप समझिए, यूरोप में जो वॉर होती थी ना वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए होती थी। जब भी ब्रिटेन को लगता था कि एक साइड जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो रही है तो ब्रिटेन वॉर छेड़ देता था, ठीक है। यही नेपोलियन के साथ हुआ, जब नेपोलियन बहुत ताकतवर हो गया तो ब्रिटेन को वॉर छेड़ना पड़ा, उसने बकायदा अलायंस बनाया और नेपोलियन के खिलाफ वॉर छेड़ दिया, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन्ड। और यही 1853 में हुआ जब रशिया बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब इसमें भी धार्मिक एंगल है, हम फिलहाल क्रीमियन वॉर में नहीं जाएंगे, वो मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। इसमें भी धार्मिक एंगल है, ये भी क्रिश्चियनिटी की वजह से और जो एक्सपेंशन हो रहा था उसकी वजह से हुआ। तो यहां पे रशिया को ताकतवर कोई नहीं होते देख सकता, तो ब्रिटेन ने बोला युद्ध छेड़ दो इनके खिलाफ, अगेन बैलेंस ऑफ पावर क्रिएटेड। तो फ्रांस, ब्रिटेन और ऑटोमन ने रशिया के खिलाफ वॉर लड़ा। अब इसमें इटली ने क्या किया, इटली ने फोर्सेस भेज दी, कैवूर ने पेडमोंट आर्मी भेज दी ताकि फ्रांस को असिस्ट किया जा सके। अब देखिए यही फ्रांस ने 1848 में जब इधर रेवोल्यूशंस आए थे तो यही फ्रांस ने अपनी आर्मी भेजी, लेकिन बाद में पेडमोंट ने फ्रांस को सपोर्ट कर दिया, तो फ्रांस का पाला पलट गया। फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन III, उन्होंने किसको फिर वो सपोर्ट करेंगे, वो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट करेंगे इटली को। तो जब इटली ने ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया और जब ये वॉर खत्म हुआ और जब रशिया हारा, तो यहां पे हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस का एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया इटली के लिए। अब इटली के लिए उन्होंने बोला कि क्या तुमको यूनिफिकेशन चाहिए, कर लो यूनिफिकेशन। और फिर दोस्तों फर्स्ट फेज 1859 में फर्स्ट फेज शुरू होता है, इटालियन सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1858 से लेकर 1859। जब यहां पे हम देखते हैं कि पीडमोंट और एम्परर ऑफ फ्रांस ने ये अलायंस बनाया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। फ्रांस की हेल्प से सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। नॉर्दर्न एम्पायर जो था, नॉर्थ इटली जो था, मैंने बताया ना, वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। ये फर्स्ट फेज खत्म। ये जो ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग कंट्रोल कर रहा था, ये वाला एरिया आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इनके पास आ गया, इटली के पास आ गया, समझ रहे हैं। 1860 में ये वाला जो ये आप येलो वाला एरिया और पेपल स्टेट वाला एरिया, ये पूरा का पूरा इनके पास आ गया। सेकेंड फेज दोस्तों, अगर सेकेंड फेज की बात करें तो 1860 में, मतलब ये जो टोटल वॉर है ये 1859 से लेकर 61 तक चली थी। तो सेकेंड फेज 1860 में, तो उसमें ये पूरा का पूरा एरिया इनके पास, मतलब 1861 आते आते आप देख सकते हैं इटली एक हो गया। और 1871 में रोम, सबसे इंपॉर्टेंट, रोम को जब इटली ने अपने में ऐड किया, खत्म, खेल खत्म, पूरा का पूरा रोम एक हो गया 1871। तो इटली यूनाइट हो गया, समझ रहे हैं आप। और माजीनी ने इसमें बहुत ज्यादा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि माजीनी ने यहां पे लोगों को बताया कि देखो अगर हमको एक होना है तो हमको इंटेलेक्चुअली और पॉलिटिकली, सोशली एक होना पड़ेगा। माजीनी ने गैरिबल्डी का पूरा साथ दिया। गैरिबल्डी जनरल थे, गैरिबल्डी लड़ाई कर रहे थे, तो माजीनी ने गैरिबल्डी का हमेशा साथ दिया।
ये आप समझ रहे हैं। 1872 में दोस्तों माजीनी की मृत्यु हो गई, 1872 में माजीनी की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने लोगों की चेतना को जगाया, लोगों को इंस्पायर किया कि लड़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे होगा नहीं। और इसका रिजल्ट ये रहा कि इटली यूनाइट हो गया। ये लेक्चर था दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।